उत्तराखंड में कुदरत के कहर ने सिर्फ उत्तराखंड को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि सैलाब की सुनामी में पूरा देश तबाह हुआ है। हिंदुस्तान के लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं। किसी का बेटा लापता है, किसी की मां की कोई खोज खबर नहीं है। दर्द का ऐसा सितम है जो आंखों में आंसू बनकर छलक पड़ा है। इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है सैलाब के सितम की ऐसी ही 10 कहानियां, जिन्हें सुनकर आज पूरा हिंदुस्तान रो पड़ेगा। इधर खाई में देखते थे पानी बह रहा था, उसमें गाड़ियां लाशें बह रही थी, तो मौत के मुख से वापस आए। खाली उसके मुझे आवाज चाहिए और मैं कुछ नहीं मांगता। वो जहाँ भी वो गवर्नमेंट वहां से मुझे खाली आवाज पर एक बार फोन करा दे। 6 दिन पहले उत्तराखंड में आई तबाही। बर्बाद हो गए हिंदुस्तान के कई परिवार। किसी का बेटा 6 दिन से लापता है। खाली उसके मुझे आवाज चाहिए और मैं कुछ नहीं मांगता। वो जहाँ भी वो गवर्नमेंट वहां से मुझे खाली आवाज पर एक बार फोन करा दे। किसी की बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। हम बस सब यहाँ बेबस बैठे हैं, रो रहे हैं, रो रो के भी हमारे आंसू सूख गए। कोई मौत के मुंह से बचकर आया है, तो मौत के मुख से वापस आए। हम 4-5 दिन यमुनोत्री में ही रहे, दर्शन करके नीचे उतर ही रहे थे डोली में बैठ के, तो वहाँ अंधेरा भी हो गया, बारिश भी बहुत, और हम जो 4 आदमी थे चारों अलग हो गए। कोई जिंदगी भर का दर्द साथ लाया है। पता नहीं है कुछ भी, मेरी मम्मी ठीक हो बस, कुछ पता नहीं चल रहा। किसी ने पानी में हजारों लाशें बहती देखी हैं। किसी के सामने अपनों का हाथ छूटा है। देखिए सैलाब के सितम की 10 कहानियां। उत्तराखंड में आई तबाही ने हिंदुस्तान के कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। इन्हीं में से एक परिवार है गुजरात के नाडियाड का। यहां पिता की बूढ़ी आंखें बेटे के इंतजार में रो रो कर पथरा सी गई हैं। पिता की अब यही इच्छा है कि सिर्फ एक बार बेटे की आवाज कानों में पड़ जाए तो सुकून मिले। सुनिए इस पिता का दर्द। खाली उसके मुझे आवाज चाहिए और मैं कुछ नहीं मांगता। वो जहाँ भी वो गवर्नमेंट वहां से मुझे खाली आवाज पर एक बार फोन करा दे। सुना आपने एक बाप का दर्द। इस बाप को सिर्फ एक बार बेटे की आवाज सुननी है। सिर्फ एक बार बेटे की आवाज कानों में पड़ जाए तो बूढ़े बाप के कलेजे को ठंडक मिले। लेकिन गुजरात के नाडियाड के इस परिवार का चिराग उत्तराखंड के कौन से कोने में किस हालात में जिंदा है कुछ पता नहीं। बस आखिरी बार पिछले रविवार को राकेश ने फोन करके बताया था कि वो, उसकी पत्नी और सास ससुर केदारनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं। मेरा लड़का है बड़ा। हाँ, क्या नाम है? राकेश कुमार बद्रीलाल। और दूसरा वो पुष्पा राकेश कुमार, दोनों। और उसके साथ में उनके साला जी और साला जी की वो सासू जी, वैसे 5 आदमी है हमारे। रविवार सुबह 10 बजे बात हुई थी। वो केदारनाथ से रवाना हो रहे थे। उस समय उसने उस मम्मी को फोन किया, मम्मी मैं रवाना हो रहा हूँ। वो लगभग 10:30 बजे रवाना हो गए वहां से। फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई फोन नहीं। बद्रीनाथ को अगले दिन सुबह न्यूज चैनल के जरिए खबर लगी कि केदारनाथ धाम में बादल फटा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बस तब से ही ये बूढ़ी आंखें रो रो कर पथरा सी गई हैं। बेटे की फिक्र हो रही है, बहू की चिंता सता रही है। बात सिर्फ बद्रीनाथ के दर्द की नहीं है। राकेश की तरह ही नाडियाड के 39 और लोग भी उत्तराखंड में लापता हो गए हैं। सभी की कोई खोज खबर नहीं। बस फोन की एक घंटी बजते ही उम्मीद बढ़ सी जाती है और फिर दिल मायूस हो जाता है। नचकेत मेहता, नाडियाड, इंडिया न्यूज।
देहरादून में आपदा से बचकर आए कुछ लोगों ने दर्द की जो दास्तान सुनाई, उससे यकीन मानिए किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक पिता के सामने ही मासूम की सांसें उखड़ने लगीं। पिता ने सांसें देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं सका। गोद में ही मासूम ने दम तोड़ दिया और पिता को उसे वहीं छोड़कर आना पड़ा। ये वो लोग हैं जो केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। ये किसी तरह जिंदा बच गए, कोई नहीं बचा, लेकिन ये खुशकिस्मत कतई नहीं है। देहरादून लाए गए इन लोगों में से हर एक की ऐसी दास्तान है जो किसी को भी हिला कर रख देगी। बच्चे को हमने 4 घंटे तक ऑक्सीजन दिया, उसको काफी ऑक्सीजन देने के बाद उसे एक कमरे में ऊपर लेटा दिया तो उसने दम तोड़ दिया। वहाँ 4 जने, एक मेरा भांजा है, 3 मेरे बेटे बेटी हैं और कुल कितने थे? कुल 9 जने दबे हुए और एक बच्चे की पता नहीं है। लेकिन सेकंड फ्लोर पर पानी आने के बाद बिल्डिंग पूरी ढह पानी के साथ ही और सभी लोग मलबे में दब गए, जिसमें कि मैंने 4 जनों को मैं अभी भी देख कर आया हूँ और 4 जिसमें कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे और एक मौसी मेरी दिखाई दे रही है वहाँ पर, और एक बच्चे को हम अभी ऊपर कमरे में ही छोड़कर आए हैं जिसने हमारी गोद में दम तोड़ा था। और हम चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से हमें ले जाया जाए वहाँ पर, जिससे कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स को वहाँ से निकाल सकें। एक नहीं, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। भाई अगर वो कहीं पर हुई है तो वो हुई है रामबाड़ा में, लेकिन एक ऐसे यात्री भी देहरादून पहुंचे हैं जो 16 तारीख की रात को रामबाड़ा में थे। अब वो देहरादून पहुंच गए हैं। आए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये भीषण तबाही का मंजर किस तरह से अपनी आंखों से देखा। जी भारत जी, आप सकुशल बच आए हैं, पहले तो चलिए बहुत अच्छा हुआ कि आपकी जान बच गई। 16 तारीख को कहाँ पर थे आप? रामबाड़ा में रुके थे होटल में। क्या हुआ था उस रात को? बहुत लपक के बारिश हुई तो एकदम पहाड़ धसा तो सब भागे एकदम, तो सब होटल रामबाड़ा सब धस गया, सब बह गए। घोड़े पालकी हम ऊपर चढ़ गए पहाड़ी पे चढ़ने से और ज्यादा दिक्कत आ गई, वहाँ फंस गए थे तो वहाँ ज्यादा तबियत हो जी के बाद कल हमको लाया यहाँ पे गुप्तकाशी। कुदरत ने जिन इलाकों में कहर बरपाया, वहाँ लोगों की जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 2 दिन तक तो खाने को ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद कल हेल्प की हमको, वो भी भारतीय में पुलिस वालों ने। इसके बाद हम आए कल यहाँ पे, 5 लोग आए हम। और कितने लोग थे आपके साथ वहाँ पर? हमारे 15 लोग थे, 11 बह गए और कोई नहीं बचा, बस हम ही आए 5 में। तो ये थे भरत सिंह जी जो हमें पूरी सुना रहे थे उस रात क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई और 2 दिन तक ये वहां पर भूखे प्यासे रहे और उसके बाद किसी तरह से सेना के हेलीकॉप्टर के मदद के जरिए ये गुप्तकाशी पहुंचे और आज इन्हें गुप्तकाशी से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया है। देहरादून से इंडिया न्यूज के लिए मीरा रावत। 5 जून को उत्तर प्रदेश के चंदौली से भी 40 लोगों का एक दल 4 धाम की यात्रा पर गया था। इनमें से 20 लोग किसी तरह जान बचाकर वापस लौटे हैं। हमने जब इनका दर्द जाना तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पीड़ित ने बताया कि जिस झरने में लाशें सड़ रही थीं, 2 दिन तक उसी झरने का पानी ये पीने को मजबूर थे। थोड़ा बहुत पानी झरने का मिला, वो जिसमें से लाशें सड़ रही थी, उस झरने का पानी निकाल करके हम लोग निचोड़ कर पानी को किसी तरह हम लोग पिए हैं और किस तरह जिए हैं। ये है सैलाब का वो सितम जो झेला है उत्तराखंड के लाखों पीड़ितों ने। जिस झरने में लाशें सड़ रही थी, उसी झरने का पानी पीने को मजबूर थे लोग, क्योंकि इन्हें तो बस किसी तरह खुद को जिंदा रखना था, मौत को मात देनी थी। लेकिन जरा सोचिए क्या बीती होगी उन 2 दिनों में इन लोगों पर, कल्पना से ही रूह कांप जाती है। उत्तर प्रदेश के चंदौली का ये तिवारी परिवार ऐसे ही न जाने कितने और दर्द को झेलता सहता अपने वतन वापस लौटा है और अब जिंदगी की सलामती के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है। हम लोग विश्वनाथ जी की कृपा से बच करके आए। जो भी टूटा फूटा बिस्कुट गिरा हुआ था उसको खा करके हम लोग किसी तरह जिए हैं। स्प्राइट की बोतलें जो दुकान में से टूटी हुई थी उसी को पी करके हम लोग जिए हैं। मेरा छोटा सा बच्चा 12 साल का है, वो किसी तरह पहाड़ों के बीच में से पानी निकालकर पाइप से खींच करके हम लोगों को दिया, तो वो पानी हमने पिया। अब जरा इस मासूम की हिम्मत और जज्बे को भी सलाम कीजिए। सुनिए किस तरह इसने बचाई है अपनों की जिंदगी। पर्वत था बड़ा सा, उसमें पानी जमा हुआ था बारिश का, मैंने उसे मुंह से लेके बोतल भर के सबको पिलाया। सुना आपने,
वाकई इन लोगों ने मामूली जंग नहीं लड़ी है। जिंदगी जीने की चाहत और इनकी हिम्मत ने यकीनन दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। शशांक शेखर पांडे, चंदौली, इंडिया न्यूज। राजस्थान के धौलपुर में कई परिवारों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उत्तराखंड में फंसे अपनों को सामने देखकर गला रुंध गया। फिर पीड़ितों ने जब सैलाब के सितम की कहानी सुनाई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मौत को इतने करीब से देखने और अपनों से मिलने के बाद इनके सब्र का बांध टूट गया। अब इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा पर गए इन लोगों ने ये मान लिया था कि अब ये वहां से लौटेंगे ही नहीं। लाखों आदमी बह रहे थे, गाड़ियां बह रही थी, घासें पड़ी हुई थी। हमारा भी होटल जा रहा था, वो तो हमें होटल वाले ने 4 बजे जगा दिया। इस वजह से हम ही नहीं बच सकते। राजस्थान के धौलपुर का ये परिवार उत्तराखंड से कुदरत का कहर इतने करीब से देखने के बाद अपने घर लौटा है कि जैसे ही घर वालों ने अपनों को देखा इनका दिल भर आया। इस परिवार को अपनों से मिलता देख आसपास के लोग भी अपने आप को रोक नहीं पाए। ये परिवार 4 धाम की यात्रा पर गया था, लेकिन वहां आई जल प्रलय ने ऐसा तांडव मचाया कि ये लोग जिंदगी भर उस मंजर को भूल नहीं पाएंगे। त्रासदी झेलकर घर लौटे परिवार ने वहां के प्रशासन की भी पोल खोलकर रख दी। बरसात बहुत तेज हो गई थी और कहीं जाने का रास्ता चारों तरफ से अवरुद्ध हो गया था। सड़क कट चुकी थी, कई होटल बह गए थे और गाड़ियां भी चली गई थी कहीं। तो हमने वहाँ के उत्तराखंड के प्रशासन से संपर्क किया जाकर के, उन्होंने भाई कोई मदद नहीं की। और जब वहाँ के वो सचिव आए, गिरदावल आए, पटवारी आया, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब अपनों के बीच आकर पूरा परिवार काफी खुश है। परिवार के सारे सदस्य ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे हैं। साथ ही ये लोग यही मना रहे हैं कि वहां फंसे बाकी यात्री भी सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। गिरीश उपमन्यु के साथ रिंकी, इंडिया न्यूज, धौलपुर। का गंदा पानी पीकर किसी तरह पहाड़ की चोटी पर मुश्किल भरी 4 रातें काटी हैं लोगों ने। एक दो पत्ते कुछ फैमिली मेंबर्स ने भी खा लिए। तो पानी क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था, तो इसलिए जो बारिश हो रही थी, हमारे पास रेनकोट की कैप थी। रेनकोट में पानी भर के मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर ने, इन लोगों ने जो 2-2, 4-4 बूंदी इकट्ठी हो रही थी उनको पिया। सुना आपने किस तरह का खौफनाक मंजर रहा होगा उत्तराखंड में। भूख प्यास मिटाने के लिए इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। घोड़े के लिए रखे गए पत्ते खाकर जिंदा रहे लोग। ये त्रासदी झेली है उत्तर प्रदेश मेरठ की रहने वाली सुधा अग्रवाल और उनके परिवार ने। 4 रातें 4 दिन पहाड़ों की चोटी पर घोड़ों के बीच रहते हुए जिंदगी की बड़ी जंग लड़ी है इन लोगों ने। हमने एक घोड़े वाला था, उससे हमने एक त्रिपाल थी उसके पास में, जो कि वो लोग ओढ़ के बैठ जाते हैं बारिश के समय में। हमने उससे आधी त्रिपाल, हमने कहा भैया हमें दे दो, हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने हमें आधी त्रिपाल उसमें से काट के दी। उसके बाद उस त्रिपाल के ऊपर जो बूंदे इकट्ठी हो रही थी, वो बूंदे हमने रेनकोट के जो कैप था उसके अंदर डाली कि जल्दी इकट्ठा पानी हो जाए। फिर उस पानी को भी पिया। पेट की आग तो किसी तरह शांत भी हो जाती, लेकिन प्यास नहीं बुझी तो क्या होगा, ये चिंता हर पल हर घड़ी सताई जा रही थी। सुधा ने आगे बताया कि इनकी आंखों के सामने ही कई बच्चों के गले में मिट्टियां चली गई थी। बच्चे सांस नहीं ले पाए, वहीं पानी में डूब गए। दृश्य तो बहुत भयानक था और काफी लोग जो पानी में फंस गए थे, काफी चिल्ला चिल्ला के हाथ उठा के बचाओ भी कर रहे थे। और काफी नुकसान तो वहाँ सब कुछ हो ही गया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
लेकिन जो मिट्टी से भरा हुआ पानी था उसमें भी काफी बच्चों के गले में मिट्टी भी सारी चली गई, जिससे वो सांस नहीं ले पाए, उठ नहीं पाए और वहीं डूब गए। सुधा आज अपने परिवार के बीच है, लेकिन उस मंजर को सोचकर आज भी सहम जाती है। जो जख्म इन्हें 4 धाम की यात्रा में मिले हैं वो शायद ही कभी भर पाए। बस खुशी इस बात की है कि सुधा आज अपने बच्चों के बीच है, सही सलामत है। रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। अब हम आपको कुछ ऐसे और लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो महा सैलाब के बीच जिंदा बचकर आए। सबने एक सुर में कहा, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। संदेह सरकारी आंकड़े चाहे जो भी कहें, लेकिन 1 लाख लोगों से कम लोग इस दुर्घटना से वंचित नहीं हैं। ऐसा है कि जो हम लोगों ने देखा उससे तो सच में हिम्मत छूट जा रही है। जो आपदा आई, जो हम लोगों ने परिस्थितियों को देखा है, उसके हिसाब से तो अब हिम्मत नहीं है कि अब दोबारा हम देखे कि अब हिम्मत नहीं बांधेंगे हम जाने का। और बद्रीनाथ यात्रा के लिए हम आगे जा रहे थे। जोशीमठ पहुंचे तो कुदरत ने क्या नजारा दिखाया कि सभी रोड खत्म हो गई, बारिश चालू हो गई, रास्ता खराब हो गया। तो हम सोचे तो हम आगे जा रहे और शिव जी नृत्य करके पीछे चल रहे, तांडव कर रहे। और वहाँ 27 घंटे तक ऑन रोड पर रही मैं। ऑन रोड ना वहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने ना पुलिस ने मुझे कोई हेल्प नहीं की थी। मेरे साथ किचन का सामान था, मैंने सवारी को ऑन रोड पे मैंने खाना खिलाया। तो मौत के मुख से वापस आए। हम 4-5 दिन यमुनोत्री में ही रहे, दर्शन करके नीचे उतर ही रहे थे डोली में बैठ के। तो वहाँ अंधेरा भी हो गया, बारिश भी बहुत, और हम जो 4 आदमी थे चारों 4 अलग हो गए। अंधेरा था, बारिश हो रही थी, तो कैसे हम अंधेरे में उससे ढूंढेंगे। वही तो ये लोग सब मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अंधेरा इतना था, कोई दिख भी नहीं रहा था। वो लोग ऐसे मोबाइल की लाइट से वो मुझे यहाँ छोड़ने आए। हम बच के आ गए, वही काफी है। मेरे तो 7 साल का बेटा था कि हम उसको लेके बच के आ गए, वो काफी है हमारे लिए। तो फिर गुरुद्वारा था, वो सारा नष्ट हो गया था गुरुद्वारा। उससे आगे जैसे हम चलते हुए नंद प्रयाग में, पहले एक आश्रम में रुकते हैं, फिर नंद प्रयाग में डाक खाने में रुकते हैं। ना तो लैट्रिन के लिए पानी था, ना पीने के लिए पानी था। नहीं, एक रात को व्यवस्था की थी, उसमें कच्चे चावल थे, खिचड़ी थी, जो कच्चे चावल जो भी नीचे से लगे हुए थे, किसी ने भी नहीं खाया। गंगोत्री केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जब हम जोशीमठ की तरफ जा रहे थे तो हमको रोक दिया गया। वापस आए तो वहाँ से आगे जाकर के हमको बताया गया कि एक सड़क बिल्कुल धंस गई है, लेकिन फिर भी जान खतरे में डाल करके वहाँ से निकले। आगे भी चले तो पत्थर गिर रहे थे, कभी गाड़ी से भी टकरा जाता था। इधर खाई में देखते थे पानी बह रहा था, उसमें गाड़ियां लाशें बह रही थी। वहाँ का माहौल बहुत दुखमय, बहुत शोकमय। आप लोगों को ढूंढते हुए लोगों की मतलब आगे कम से उससे सब सख्त हुए बैठे हुए बंदोबस्त सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों के कारण नाकाफी है। वहाँ तो कोई नहीं बचेगा, हमारे साथ 10 लोग आए। हाँ, वहाँ की कल के इंतजार में थे। बहुत चिंता हो रही थी, हम लोग तो सोए भी नहीं, ये भी यहीं पर थी। हम लोग भी रात पर सोए नहीं, 12-1 बजे तक तो यही देखते रहे कि मम्मी का फोन आया। मम्मी का फोन तो बंद था, अंकल को ही फोन करते थे। फिर मम्मी आ गई उस दिन तो बहुत खुशी, हमें पता ही नहीं था मम्मी आ जाएंगी। तो वो मम्मी गाड़ी में जैसे ही आई, हमने दरवाजा खोल के देखा कि मम्मी कैसे आ गई, तो सब लोग एकदम खुशी के मारे आंसू निकल आए थे।